दादाजी, आप भी चलिए ना हमारे साथ, हम दोनों के साथ डांस करिए ना प्लीज दादाजी। मनोहर जी के पोते राजवीर की मंगेतर शिखा अपना डांस बीच में छोड़कर अपने होने वाले दादा ससुर को अपने और अपने मंगेतर राजवीर के साथ नाचने के लिए कहा। अरे बेटा तुम लोग नाचो, मैं तुम लोगों को देख कर ही खुश हो रहा हूँ। जाओ बेटा स्टेज पर जाओ, दादाजी ने शिखा को बेहद लाड से पुचकारते हुए कहा। तभी उसका पोता राजवीर स्टेज के नीचे दादाजी के पास आया और डांस करने के लिए उनसे जिद करने लगा। दादाजी, आप स्टेज पर नहीं आएंगे तो मैं भी डांस नहीं करूँगा। अरे बेटा तुम दोनों को साथ साथ नाचते देख मेरी आत्मा तृप्त हो गई। अब इन बूढ़ी हड्डियों में दम नहीं रहा। बेटा तुम दोनों डांस करो, मुझे तुम दोनों को एक साथ डांस करते देखकर बेहद खुशी मिल रही है। नहीं, आज आप भी हम दोनों के साथ डांस करेंगे, कहते हुए राजवीर ने दादाजी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उन्हें उठा लिया और उन्हें सहारा देते हुए स्टेज पर ले गया। राजवीर और शिखा दोनों दादाजी का एक एक हाथ पकड़ गोला बनाकर डांस करने लगे। आज मनोहर जी की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। आज उनके एकमात्र पोते राजवीर की सगाई और संगीत संध्या का प्रोग्राम था। कल उसकी शादी होने वाली थी। इतनी आपदाओं विपदाओं के बाद आज ये दिन आया था। यही सब सोचते सोचते उनकी आंखों की कोरे भीग आई और 10 मिनट बाद राजवीर और शिखा के साथ उल्टे सीधे हाथ पैर चलाकर वो स्टेज से नीचे आ गए। आज के खुशनुमा मौके पर उन्हें राजवीर के मृत पिता रोहन और मां अनुपमा और बड़े भाई संकल्प की याद शिद्दत से आ रही थी। कलेजे में तीखी हुक उठी। काश आज वे तीनों जिंदा होते तो समा ही कुछ और होता। ये सोचते सोचते उनके गले से रुलाई उमड़ी और वो सुबकने खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें इस तरह आंसू बहाते देख शिखा और राजवीर उनके पास आए और उन्हें चुप कराकर उनके साथ वहीं बैठ गए और प्रोग्राम खत्म होने तक बैठे रहे। उन दोनों ने उनके साथ ही खाना खाया। रात के 12 बजने को आए। प्रोग्राम और खाना पीना खत्म होने के बाद सब लोग घर वापस आ गए। शिखा और राजवीर उन्हें उनके पलंग पर सुलाने आए। दादाजी, आप थक गए होंगे, अब आप सो जाइए, सुबह मिलते हैं, कहते हुए उन दोनों ने उन्हें चादर ओढ़ाई और कहा, आई लव यू दादाजी, गुड नाइट, और दोनों कमरे के बाहर आ गए। आज दादाजी को राजवीर के पिता यानी अपने मृत बेटे रोहन की याद बहुत सता रही थी। न जाने कब अनायास ही उनका मन पुरानी स्मृतियों में भटकने लगा। उन्हें पता ही नहीं चला। रोहन उनका लाडला इकलौता बेटा था। न जाने कितने मंदिरों मस्जिदों की चौखट पर मनौतियों के बाद उनकी गोद में आया था। उसे दिनों दिन बढ़ता देख वे दोनों पति पत्नी हृदय की भीतरी तह तक तृप्त हो जाते। वो था भी इतना अच्छा कि वे दोनों उसकी बड़ाई करते नहीं थकते। कुशाग्र बुद्धि का था तो पहली बार में सीए की सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली और सीए बनकर एक बड़ी एमएनसी में लग गया। पति पत्नी जब जब बेटे का मुंह देखते उन्हें लगता कि उनके किसी जन्म के पुण्य से उन्हें रोहन जैसी संतान मिली। उसकी नौकरी लगने के 2 वर्षों बाद उन्होंने बड़े ही चाव से बेटे की पसंद की शादी की। उनकी बहू रिया भी सीए थी और रोहन के साथ ही नौकरी करती थी। बेटे बहू की साक्षात राम सीता की जोड़ी देख दोनों पति पत्नी फूले नहीं समाते। उनकी आशा के अनुरूप बहू भी बेहद संस्कारी, गुणी और समझदार निकली। घर जोड़कर चलने वाली थी। उसके 2 बेटे हुए। 2 पोतों को अपने आंगन में खेलते देख मनोहर जी और उनकी पत्नी ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया अदा करते। वक्त के साथ पोते बड़े हुए। दोनों ही माता पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए सीए बनने की पढ़ाई कर रहे थे। वो दिन उनकी जिंदगी का एक यादगार दिन था जिस दिन बड़े पोते संकल्प के सीए की फाइनल परीक्षा का परिणाम आया। उसने पहली ही बार में सीए क्लियर कर लिया था। वो अपने हर परिचित जानने वाले के सामने पोते की इस सफलता का बखान करते नहीं अघाते, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके सुख पर उनकी अपनी नज़र ही डाका डालेगी। उन्हें जरा सा भी संदेह नहीं था कि पिछले जन्मों के कुछ बुरे कर्म भी उनके खाते में दर्ज थे, जिनका हिसाब उन्हें इस जन्म में चुकाना था। उनकी जिंदगी का वो मनहूस दिन उनके जहन में आज भी इस तरह ताज़ा था
जैसे कल की ही बात हो। वो पत्नी के साथ अपने रिटायरमेंट तक सप्तपुरी यानी 7 पवित्र शहरों की यात्रा कर चुके थे। अब उनकी 4 धामों की यात्रा की प्रबल इच्छा थी। उन्होंने बड़े पोते संकल्प से कह रखा था कि वे दोनों उसकी नौकरी लगने पर पहली तनख्वाह से 4 धामों की यात्रा करना चाहेंगे। उन दिनों चारों धामों की 16 दिनों की यात्रा के लिए एक विशेष ट्रेन चलती थी। दादा दादी की इच्छा का मान रखते हुए संकल्प ने अपनी पहली तनख्वाह से उन दोनों के लिए इस ट्रेन यात्रा की टिकट खरीद कर दी। वे दोनों अपने एक भतीजे के साथ हंसी खुशी यात्रा कराए। राजस्थान में प्रचलित जन आस्था के अनुरूप सप्तपुरी और 4 धामों की यात्रा के बाद जयपुर के पवित्र गलता कुंड में बिना स्नान किए तीर्थ यात्रियों की तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाती थी। तो एक दिन छुट्टी के दिन वे दोनों पति पत्नी पूरे परिवार के साथ गलता कुंड में स्नान के लिए तड़के सुबह गलता जी पहुंचे। पहले उन्होंने वहां के सभी मंदिरों के दर्शन किए। देखो भैया, वो फॉरेनर कैसे उस बंदर को अपने कंधों पर बैठाकर फोटो खिंचवा रही है। ओह, यहाँ के बंदर बहुत दोस्ताना है ना। देखो, वो बंदर तो उस लड़की से हैंडशेक कर रहा है। तभी संकल्प ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी दादाजी बोले, चलो अब मंदिरों के दर्शन तो कर लिए, अब गलता कुंड में नहा ले। चलो बच्चों। लेकिन किसी को क्या खबर थी कि गलता कुंड में साक्षात महाकाल उन्हें अपने शिकंजे में कसने के लिए घात लगाए बैठा था। यदि उन्हें जरा सा भी संदेह होता कि जीवन मृत्यु के अंतहीन चक्र से मुक्ति पाने के लिए गलता कुंड में लगाई गई डुबकी उनके अशेष दुखों का कारण बन जाएगी, तो वो सपने में भी वहां जाने का ख्याल तक नहीं करते। लेकिन यमराज तो शायद उनके घर पर अपनी काली छाया का ग्रहण लगा चुके थे। वो पत्नी सहित अपने बेटे बहू और पोतों के साथ राम नाम जपते हुए गलता कुंड में उतरे। गलता कुंड में नहाने उतरी उनके बेटे रोहन की पत्नी उनकी इकलौती बहू का पांव देखते ही देखते फिसल गया और वो न जाने कैसे कुंड के गहरे पानी में चली गई और पानी में डूबने लगी। पत्नी को असहाय पानी में हाथ पैर मारते देख पहले उनका बेटा रोहन गहरे पानी की ओर बढ़ा, लेकिन वो भी अपना संतुलन खो बैठा और गहरे पानी में डूबने लगा। माँ और पापा दोनों को डूबता देख उनका बड़ा बेटा संकल्प हिम्मत कर उन्हें बचाने गहरे पानी में उतरा, लेकिन कुंड की गहराई उसे भी देखते देखते निगल गई। ये सब देख वे दोनों पति पत्नी घबराहट और दहशत से चीख पुकार मचाने लगे। राजवीर, उनका बेटा छोटा पोता, दोनों को चीखते चिल्लाते देख उन्हें समझाते बुझाते किनारे पर ले आया और उन्हें तसल्ली देने लगा कि संकल्प भैया को तैरना आता है, इसीलिए वो मम्मा पापा को बचा कर ले आएगा। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। मोक्ष पाने की कामना से किए गए इस स्नान ने उन्हें और उनकी पत्नी के लिए इस धरती पर साक्षात नर्क के द्वार खोल दिए। पल भर पहले हंसते चहकते 3 प्राणी लाश बनकर लौटे। अपनी आंखों के सामने इकलौते बेटे बहू और जवान पोते की मृत्यु देखने के संताप से बढ़कर शायद कोई दुख नहीं। 3 संतानों को खोकर वो और उनकी पत्नी पत्थर के बनकर रह गए। इस गम से पत्नी ने खाट पकड़ ली और इस सदमे से वो साल भर के भीतर ही भगवान को प्यारी हो गई। दादाजी ने एकमात्र बचे छोटे पोते को अपने सीने से लगा लिया। बेटा बहू और एक पोते को खोने के बाद अब राजवीर ही उनके जीने का एकमात्र सहारा था। इधर पलक झपकते ही माँ पापा और बड़े भाई को खोकर राजवीर अर्ध विक्षिप्त सा हो गया। वो दिन भर अपने कमरे में बैठा शून्य में ताकता। न उसे खाने पीने की सुध रहती, न नहाने धोने या पढ़ाई करने की। रातों को नींद नहीं आती। दादाजी उसे अपने कलेजे से लगाकर थपकियां देते हुए सुलाने की लाख कोशिश करते, लेकिन वो एक घड़ी भी नहीं सो पाता। उसे सुकून मिलता तो महज अपनी गर्लफ्रेंड शिखा के साथ। वो उसके घर के सामने रहने वाले एक परिवार की बेटी थी। वे दोनों बचपन से एक साथ पले बड़े थे। इस दुर्घटना के महज 1 सप्ताह बाद ही उन दोनों को सीए फाइनल का एग्जाम देना था। शिखा ने तो सीए का फाइनल एग्जाम दिया और उसने पहली ही बार में उत्तीर्ण कर लिया। लेकिन घर में 3 मौतों के बाद राजवीर की मानसिक हालत ऐसी नहीं थी कि वो परीक्षा दे पाता, तो उसने उस बार सीए फाइनल एग्जाम नहीं दिया।
उस कठिन दौर में शिखा ने उसे बहुत सहारा दिया। वे दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते थे। सीए पूरा कर सेटल हो जाने के बाद दोनों की अपने अपने परिवार की सहमति के साथ विवाह बंधन में बंधने की योजना थी। लेकिन राजवीर के घर घटी दुर्घटना ने उन दोनों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। सीए की फाइनल परीक्षा क्लियर करने के बाद शिखा की नौकरी पुणे में लग गई। उस दुर्घटना को 6 माह होने आए, परंतु राजवीर की दशा में कोई सुधार नहीं था। वो दिन दिन भर गुमसुम अपने ही ख्यालों में खोया हुआ एक जगह पर बैठा रहता। वो उसे लाख समझाते, बेटा जाने वालों के साथ मरा तो नहीं जाता ना, अब पढ़ाई लिखाई में मन लगा, तुझे अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना है। उनका कितना मन था कि उनके दोनों बेटे सीए बने। अब संकल्प तो नहीं रहा, पर तुझ पर ही उनके और मेरे सपनों को पूरा करने का दारोमदार है। लेकिन राजवीर पर वयोवृद्ध दादाजी की मिन्नतों का कोई असर नहीं होता। जब तक शिखा उसके सामने होती वो थोड़ा बहुत अपने मन की बातें उससे साझा करता, लेकिन उसके घर से जाते ही वो फिर से गूंगा बन जाता। एक दिन उन्हें किसी कुटुंबी की मौत पर घर से पूरे दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। वो पोते को घर की एक बहुत पुरानी सेविका के सुपुर्द कर ये कहकर गए कि शाम तक वापस आ जाएंगे। उस सेविका ने उन्हें उनके घर लौटने पर बताया कि उनके घर से निकलते ही राजवीर ने फ़ोन कर शिखा को अपने घर बुला लिया और फिर उसने उसको अपने घर भेज दिया। दादाजी की अनुभवी आंखों से स्थिति छुपी नहीं थी। अब वो शिखा के उनके घर आने पर पहले की तरह गर्मजोशी से उससे बातचीत नहीं करते। उसके प्रति अपने ठंडे रवैये से उसे ये जताते कि वो उनके घर में अनचाही मेहमान है। वो बात बात पर उससे टोका टाकी करते, जानबूझकर उसे कड़वा बोलते। वो समझ रहे थे कि दोनों बच्चे भटक गए थे और जिंदगी के इस मुकाम पर जब राजवीर का कोई करियर नहीं बन पाया था, उनका ये भटकाव उन्हें ले डूबेगा। उनकी आशंका सही निकली। उस दिन उनके पांव तले जमीन नहीं रही जब राजवीर उन्हें अकेला छोड़कर शिखा के पीछे पीछे पुणे चला गया था। घर छोड़कर जाते समय उसका लिखा खत उन्हें ज़बानी याद हो गया। दादाजी, मैं शिखा के साथ पुणे जा रहा हूँ। अब मैं उसके साथ ही रहूँगा। मैं उसके बिना जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मेरी चिंता मत करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। लव यू दादाजी। राजवीर का एक पराई लड़की के लिए उन्हें छोड़कर चले जाना दादाजी के दिल को छलनी कर गया। उसके इस तरह अकेला छोड़ जाने से, इस कदम से वो बेहद आहत थे, लेकिन इसे भी हर इच्छा समझ उन्होंने दिल पर पत्थर रख लिया। जिंदगी अब उनके लिए सजा बनकर रह गई थी। वो दिन रात ईश्वर से अपनी मौत मांगते। राजवीर को घर छोड़े एक अरसा बीत चला। तभी राजवीर का एक घनिष्ठ मित्र जो शिखा की कंपनी में काम करता था, उसका जयपुर आना हुआ। एक दिन अचानक उसकी मुलाकात उनसे हुई और उसने शिखा की नौकरी चले जाने और उसकी बदहाली के बारे में बताया। पोते पर आए संकट के बारे में सुनकर दादाजी बेहद परेशान हो गए। बहुत सोच विचार कर उन्होंने फैसला लिया कि वे दोनों बच्चों को अपने घर ले आएंगे और उन दोनों की शादी करवा देंगे। इसके अलावा अब और कोई विकल्प नहीं था। अगले ही दिन वो अपने एक भतीजे के साथ पुणे में शिखा के घर पहुंचे और राजवीर और शिखा को अपने साथ जयपुर ले आए कि तभी कहीं झिंगूर की आवाज़ ने उनके विचार में व्यवधान डाला और वो यथार्थ में वापस आए। कल उनके लाडले पोते राजवीर की शादी है। इस सोच में उन्हें बेइंतहा तरावट पहुंचाई और वो करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगे। उधर दादाजी के कमरे के सामने वाले कमरे में लेटी शिखा आज राजवीर के नाम की अंगूठी पहन 7वें आसमान में थी। वो सोच रही थी कल वो राजवीर के साथ 7 जन्मों के बंधन में बंध जाएगी। कितने संघर्षों के बाद आज ये दिन आया है। रात का 1 बजने को आया था, लेकिन बावरा मन था कि पुरानी यादों के झुरमुट में अटक भटक रहा था। एक समय ऐसा भी था जब राजवीर के दादाजी के साथ साथ उनके अपने माता पिता भी उन दोनों के रिश्ते के खिलाफ हो गए थे। उसके पिता को यह हरगिज गवारा नहीं था कि उनकी खूबसूरत सुसज्जित जहीन बेटी एक ऐसे लड़के से प्यार में पड़ जाए जिसके करियर का कोई अता पता नहीं था और साथ ही करेला और नीम चढ़ा। दुर्घटना के बाद उसकी डिस्प्रेस्ड मानसिकता उन्हें डरा देती। एक दिन उसके पापा ने उसे राजवीर के साथ अपने संबंध पूरी तरह से तोड़ने का फरमान सुना दिया।
पर नई पौध पुरानी पीढ़ी के चश्मे में अगर दुनिया देख पाती तो जनरेशन गैप जैसी कोई सह अस्तित्व में ही नहीं आती। दोनों बच्चों के पेरेंट्स का अपने रिश्ते के लिए कड़ा विरोध भांपकर उसने और राजवीर दोनों ने फैसला लिया कि उसे पहले पुणे जाकर नौकरी पर लग जाना चाहिए और एक बार नई नौकरी में सेट होने के बाद राजवीर भी पुणे उसके पास चला आएगा। योजना के मुताबिक उसने पुणे जाकर एमएनसी में अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली और पहली तनख्वाह आने पर उसने राजवीर के लिए जयपुर से पुणे की हवाई यात्रा की टिकट भेज दी। यात्रा के नियत दिन वो उनके लिए एक चिट्ठी छोड़कर घर से निकल गया और पुणे में शिखा के पास पहुंच गया। उधर अपने पिता को अपना निर्णय बताने की मनसा से ये मैसेज भेजा, मम्मी पापा, जिंदगी के इस मोड़ पर मैं अब बिना राजवीर के जिंदगी गुजारने की सोच भी नहीं सकती। राजवीर यहाँ आ गया है और हम दोनों ने बहुत सोच समझकर ये डिसीजन लिया है कि हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। मैं आप दोनों की ब्लेसिंग के बिना शादी नहीं करना चाहती। प्लीज पुणे आ जाइए, हम दोनों आपका इंतजार करेंगे। लेकिन शिखा की उम्मीद के मुताबिक तानाशाह प्रवृत्ति के बेहद गर्म स्वभाव के शिखा के पिता ने बेटी के मैसेज के जवाब में ये मैसेज भेजा, तू हमारे लिए मर गई, अब हमारा तुझसे कोई नाता नहीं। अब हमें कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। दोनों को लिव इन में रहते हुए 6 माह होने को आए। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट की शुरुआती दिक्कतों के अलावा दोनों को और कोई खास समस्या नहीं थी। वक्त के साथ जिंदगी पटरी पर आ चली थी। शिखा के बेशुमार प्यार के साये में राजवीर धीरे धीरे अपना गम भूलने लगा। शिखा एक बेहद समझदार और पक्के इरादों वाली युवती थी, जो ठान लेती वो पूरा करके ही दम लेती। उसे ये गवारा नहीं था कि उसका भावी जीवन साथी उससे किसी तरह कमतर हो। उसकी नज़रों में एक अच्छे संतुष्टिदायक जीवन के लिए जीवन साथी का एक अच्छा प्रतिष्ठित करियर बेहद जरूरी था। उसने मन ही मन सोच रखा था कि वो राजवीर का करियर संवार कर ही दम लेगी। राजवीर के साथ नई नई अंतरंग नज़दीकी का खुमार उतरने के बाद वो उसे अपनी पढ़ाई के छूटे सिरों को एक बार फिर से जोड़ने के लिए प्रेरित करने लगी। उसका वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया। वर्क फ्रॉम होम शुरू होते ही उसने राजवीर को कह कहकर सीए फाइनल की तैयारी शुरू करवाई। अपनी परेशान मना स्थिति के कारण राजवीर पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाता। आधे घंटे की पढ़ाई करके ही उसे मानसिक थकान हो जाती। उसका कंसंट्रेशन टूट जाता। कभी कभी माँ, पापा और भाई की याद करके वो सुबकने लगता। उस दिन भी यही हुआ। सुबह सवेरे नाश्ता कर राजवीर पढ़ने के लिए बैठा, लेकिन उसे पढ़ते हुए कुछ देर ही हुई थी कि उसका हौसला टूटने लगा और वो रुआसा होते हुए बोला, शिखा, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे ही मैं पढ़ाई में डीप जाता हूँ, माँ, पापा और भैया की शक्ल मेरे सामने आ जाती है और मेरा मन भटकने लगता है। फिर अचानक वो रोने लगा और उससे बोला, शिखा, तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकती हो, मैं अब तुम्हारे लायक नहीं रहा। कहाँ तुम जिंदगी में वेल सेटल्ड हो और कहाँ मैं टूट चुका हूँ शिखा, पूरी तरह से खत्म हो गया हूँ। अब मेरा और तुम्हारा कोई मैच नहीं। मेरे साथ जिंदगी बिताने का ख्वाब छोड़ दो और मूव ऑन इन लाइफ। मुझसे बंद कर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला, सिवाय फ्रस्ट्रेशन, होपलेसनेस और दर्द के। ये कैसी बातें कर रहे हो राजवीर? हिम्मत हारोगे तो कैसे काम चलेगा? अभी तुम्हारा घाव ताज़ा है, इसीलिए कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। देखना, थोड़े दिनों में तुम पहले की तरह पढ़ाई करने लग जाओगे। अगर थक गए हो तो थोड़ा लेट लो। आधे घंटे बाद मेरी मीटिंग है, तब तक मैं फ्री हूँ। चलो तब तक एक पावर नैप ले लेते हैं यार, मैं भी सुबह से बैठे बैठे थक गई हूँ। कहते हुए वो उसे अपनी बाह में जकड़कर उससे चिपक कर लेट गई। लेकिन रोते हुए राजवीर ने उससे छिटक कर दूर होते हुए कहा, नहीं, मुझे लगता है कि मैं एक पैरासाइट की लाइफ बिता रहा हूँ। हर चीज के लिए तुम पर डिपेंडेंट हो गया हूँ। मुझसे ये जिंदगी नहीं जी जा रही है यार, समझा करो। कभी सोचा नहीं था कि मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा जब मैं हर चीज के लिए तुम्हारा मोहताज हो जाऊंगा। नहीं, बस और नहीं, मुझे जयपुर जाने दो। ये तुम कह रहे हो राजवीर, क्या हम अलग अलग हैं? तुम तो अपने प्यार की कस्में खाया करते थे, दुहाई दिया करते थे।
तो अब वो वादे वो कस्में क्या हुए? याद है तुम हमेशा क्लास में फर्स्ट आया करते थे और मैं हमेशा टॉप 10 के आखिरी में रहा करती थी। तुमको हरगिज हिम्मत नहीं हारनी है, मैं तुम्हें गाइड करूंगी। ये हो ही नहीं सकता कि तुम सीए नहीं बनो। नहीं सिखा, पढ़ाई करना मेरे बस की बात नहीं है। बहुत कोशिश कर ली, नहीं हो पा रहा मुझसे। इतनी देर से ये बैलेंस शीट टैली करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो ही नहीं रही। समझो यार, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा, फैक्ट बता रहा हूँ। मुझे वापस जयपुर जाने दो। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। हम शादी करेंगे, अपनी एक खूबसूरत दुनिया बसाएंगे जिसमें बस तुम होगे और मैं। मरते दम तक हम साथ रहेंगे। तुम सीए बनोगे और ज़रूर बनोगे। जब मैं सीए बन सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं बन सकते? तुम मुझसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। ये कहते हुए उसने राजवीर को एक बार फिर अपनी बाहों में भींच लिया। उसको बेहद ममता से चूमते हुए वो बुदबुदाई, तुम्हारा ड्रीम जरूर पूरा होगा। ये तुम्हारा नहीं, हम दोनों का ड्रीम है। राजवीर को उसकी बातों से बेहद हिम्मत मिली। वक्त के साथ उसके समर्पित सहयोग से वो धीरे धीरे सामान्य होता गया। धीरे धीरे उसका कंसंट्रेशन वापस आने लगा और वो पहले से कहीं अधिक एकाग्रता से पढ़ने लगा। उस बार राजवीर ने आशंकित हृदय से सीए फाइनल की परीक्षा दी, लेकिन नियति तो इन दो प्यार करने वालों का कड़ा इम्तिहान लेने पर आमादा थी। 2 माह बाद परिणाम निकला, लेकिन राजवीर उसे उत्तीर्ण नहीं कर पाया। दोनों के सपने मिट्टी में मिल गए, लेकिन वो परिस्थितियों के सामने सहजता से घुटने टेकने वालों में से नहीं थी। उसने एक बार फिर से राजवीर को हिम्मत दी और उसे फिर से पूरे जोश से परीक्षा की तैयारी करने के लिए हौसला दिया। दुर्घटना घटे अच्छा खासा वक्त गुजर चुका था। राजवीर बहुत हद तक संभल चुका था। सो इस बार वो पूरी लगन से फाइनल की तैयारी में जुट गया और तय वक्त में उसने सीए का फाइनल एग्जाम दिया। इस बार राजवीर के पेपर बहुत शानदार हुए। उसे पूरी उम्मीद थी कि वो इस बार फाइनल एग्जाम क्रैक कर लेगा। एक दिन मंदी के चलते शिखा की कंपनी में छटनी हुई और उसकी नौकरी चली गई। उन दोनों पर घोर आर्थिक संकट के बादल मंडराने लगे। कुछ दिन तक तो उन्होंने बेहद तंगी से गुजारे। राजवीर और शिखा को अपने अपने परिवारों से कोई उम्मीद नहीं थी। 3 माह पूरे होते होते उसकी बचत पूरी तरह से खत्म हो गई और दोनों के सड़क पर आने के आसार नजर आने लगे। तभी एक दिन अचानक दादाजी को अपने दरवाजे पर देख उसे और राजवीर को जैसे जीवन दान मिला। अगले ही दिन उन्हें अपना फ्लैट खाली करना था और उसके पास कुल जमा पूंजी के नाम पर मात्र 1000 रुपये बचे थे। उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं था। वो और राजवीर दादाजी के साथ जयपुर उसके घर आ गए। लगभग 1 सप्ताह बाद दादाजी ने दोनों के विवाह की तिथि निकलवाने के लिए अपने खानदानी पंडित जी को बुलावा भेजा। पंडित जी ने दोनों की कुंडलियों का मिलान कर दादाजी से कहा, जजमान, दोनों की कुंडलियां नहीं मिल रही हैं। अगर आपने दोनों को विवाह बंधन में बांध भी दिया तो दोनों जीवन भर दुख पाएंगे। दोनों की ग्रह दशा बहुत अशुभ है। दोनों का अमंगल ही अमंगल होगा। पंडित जी की बातें सुनकर दादाजी का चेहरा लटक गया कि तभी कमरे के एक कोने पर लैपटॉप के सामने बैठी शिखा खुशी से चीखी, दादाजी, मुझे एक दूसरी नौकरी मिल गई, एक बढ़िया कंपनी में, पहले से 1.5 सैलरी पर। अगले वीक से ही मुझे ज्वाइन करना है दिल्ली में। शिखा की नौकरी लगने की खबर सुनकर सबके चेहरे खिल उठे। घर भर में उमंग की लहर फैल गई कि तभी राजवीर का एक दोस्त घर में चिल्लाते हुए घुसा, राजवीर भाई, सीए का रिजल्ट आ गया है, नेट पर देख कि तेरा क्या रहा। धड़कते दिल से शिखा ने राजवीर का रिजल्ट चेक किया और कंप्यूटर स्क्रीन पर उसका नाम और रोल नंबर देख शिखा खुशी के अतिरिक्त से उमकते हुए चीखी, राजवीर, तू पास हो गया। सुन रहा है, तू सीए बन गया। हमारा सपना पूरा हुआ। तभी राजवीर ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, आप तो कह रहे थे कि दोनों की कुंडली नहीं मिल रही, शादी का ख्याल छोड़ दो, लेकिन यहाँ तो शादी की बात चलाते ही 2 खुशखबरी मिल गई। अब क्या कहते हैं पंडित जी? पंडित जी बोले, बेटा, जरूर आप दोनों बच्चों के जन्म का समय सही नहीं होगा, तभी ये गड़बड़ी हुई है। पंडित जी, अब मुझे कोई कुंडली वुंडली नहीं मिलानी। अब मैं खुद ही कोई अच्छा सा दिन देखकर इनकी शादी का दिन तय कर देता हूँ। इस बार दादाजी बोले। दादाजी ने अपने जिगर के टुकड़ों की शादी के लिए एक संडे चुना।
आज उन दोनों की सगाई और संगीत संध्या के प्रोग्राम हंसी खुशी से संपन्न हुए। कल उसकी शादी है, तभी दूर कहीं रेलगाड़ी की सीटी की कर्कश ध्वनि हवा में तैरती हुई उस तक पहुंची और वो अपनी पुरानी यादों की पोटली समेत यथार्थ के धरातल पर वापस आई। उसने घड़ी देखी, सुबह के 8 बजे थे। तभी जहन में कौंधा, ओ आज तो उसकी जिंदगी का यादगार दिन है। इस खुशनुमा ख्याल से वो होठों ही होठों में मुस्कुरा दी। वो पलंग पर लेटे लेटे अंगड़ाई ले रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। शिखा बेटा, दरवाज़ा खोलो। जी दादाजी, गुड मॉर्निंग दादाजी। और ये कहते हुए उसने उनके पैर छू लिए। सदा सुखी रहो बेटा, दादाजी ने उसे आशीर्वाद दिया। तभी उनके पीछे आते राजवीर ने हंसते हुए दादाजी से कहा, दादाजी मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे? अरे बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। ये कहते हुए दादाजी ने राजवीर और शिखा दोनों को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों बच्चों को कलेजे से लगाकर उन्हें ऐसा लगा था मानो और कुछ पाना शेष नहीं रहा था। बरसों से आंखों में सजा पोते की शादी का ख्वाब आज सच होने को आया था। वो मुस्कुरा दिए। तभी फिजा में शहनाई की मधुर स्वर लहरी गूंजी। उन्हें लगा उनके साथ साथ पूरी कायनात मुस्कुरा रही थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।